हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज मैं जिनसे बात करने वाला हूँ वो हैं एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर जिनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है एस्ट्रो विज्ञ के नाम से, जिसमें वो अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आते हैं, एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। तो आज हम उनसे ही डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। मिलिए मिस्टर अभिनीत सिंह से। नमस्ते। नमस्ते। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि एस्ट्रो विज्ञ का मतलब क्या है। देखिए, एस्ट्रो विज्ञ का मतलब यह है, एस्ट्रो तो सभी को पता है, एस्ट्रो जी मतलब एस्ट्रोलॉजी। जी। विज्ञ का अर्थ होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना, तो अच्छी एकदम नॉलेज रखना। ओके। हाँ, तो तो एकदम ये शुद्ध हिंदी में विज्ञ मतलब हाँ, शुद्ध एक्सपर्ट। हिंदी का वर्ड है ओके एक्सपर्ट। ओके। सो ये कोई भी बच्चा बचपन से तो नहीं सोचता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा बड़े होके। तो आई एम श्योर आपने भी नहीं सोचा होगा ऐसा। तो आपने कब रियलाइज किया कि आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके। एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट तो था इसमें, एस्ट्रोलॉजी में, बचपन से ही, कि बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि कोई आदमी कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर। मेरा और सभी को इच्छा होती है अपना फ्यूचर जानने की। मेरे साथ में क्या था कि एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले, मतलब इस प्रोफेशन में आने से पहले, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, सीख रहे थे हम। एंड जब कोविड आया, कोविड से पहले तक हम योगा ट्रेनर के तौर पे काम कर रहे थे, अच्छा इंटरनेशनल योगा ट्रेनर। अच्छा। सो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को टीच करते थे योगा। एंड लेकिन उस दौरान कुछ नियति का ऐसा कुछ नियम था, कुछ शायद डेस्टिनी हमसे कराना चाहती थी। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया था, योगा सिखाते सिखाते मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आ गया था। ओके। तो उस दौरान हम एस्ट्रोलॉजी सीखा करते थे, देखा करते थे वीडियोस अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के, एंड बुक्स पढ़ा करते थे। एंड लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब कोविड आया तो जॉब हमने क्विट कर दी थी। एंड घर पे जब बैठे थे उस समय पे लॉकडाउन में, तो मेरे घर वाले भी थोड़ा कंसर्न थे कि क्या होगा, नौकरी भी चली गई है। तो फिर एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, तो उन एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस लड़के के चार्ट में अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के योग बनते हैं। अच्छा। एंड उससे पहले हमने एक पेज बना लिया था अपना, ऐसे ही इंस्टाग्राम का। तो लेकिन हम उसमें कोई पेड कंसल्टेशन वगैरह नहीं करते थे। ओके। लेकिन जब उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इसके एस्ट्रोलॉजर बनने के योग हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, फिर हमने उस पेज को आगे बढ़ाया। अच्छा। एंड देन मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी वहीं से चालू हो गई। ओके। सो अभी लगभग आपको 3-4 साल करीब हो गए होंगे एस्ट्रोलॉजी में। तो इस दौरान आपको कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिला जिसको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद उसको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव होने लगा हो। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिले हैं। जो कई आते हैं क्लाइंट जिनको इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, एंड उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ही बताएंगे ये। एंड लेकिन उसके बाद में जब हमने देखा, एक्चुअल में जब हमने कंसल्टेशन करी, हम आपको बता रहे हैं, अभी परसों वाले दिन ही मेरे पास एक क्लाइंट था, उसकी कंसल्टेशन हमने की। एंड जब हमने उसको कुछ बातें बताई, तो उसकी वो सरप्राइज था। जैसे हमने उससे कहा कि आपके घर में छत से कौन गिरा है या जीने से कौन गिरा है, तो उसी समय मतलब वो सरप्राइज हो गया कि ये कैसे बता सकते हैं। उसकी बहन कुछ महीने पहले ही जीने से गिरी थी। अच्छा। हाँ, फिर उसे काफ़ी ट्रस्ट हो गया। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। एंड मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें बता दी उसको, काफ़ी सरप्राइज था। ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जी। तो बेसिकली देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक तरह का साइंस ही हुआ, बट स्टिल कुछ लोग जैसे बिलीव नहीं करते हैं, वो शायद इस चीज में लॉजिक नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि क्यों एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए, क्या लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी के पीछे। देखिए, ग्रहों का जो असर है हम सभी पे पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं कि आज किसी व्यक्ति ने उठ के एस्ट्रोलॉजी बना दी, है ना। हमारे ऋषियों द्वारा लगभग 5 से 10 हजार वर्ष पहले एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया गया। एस्ट्रोलॉजी मतलब इन्वेंटेड की गई उन्होंने। अब आप देखिए, अभी मॉडर्न साइंस तो अभी जान पाई अपने सोलर सिस्टम को, मतलब नियरली 100 साल पहले। करेक्ट। उससे पहले उन लोग को पता ही नहीं था कि यहाँ पर और भी ग्रह भी हैं, या पृथ्वी के चारों तरफ मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, या सूर्य चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लोगों को नहीं पता था, कुछ 100 साल पहले ही। लेकिन अपने जो ऋषि थे, उन्होंने पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताया, सारे ग्रहों के बारे में बता दिया, ग्रह कितनी देर में रोटेट करते हैं, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं, अपनी धुरी पे कितने समय में घूमते हैं, वो सारी चीज़ें बता दी। और यही नहीं, इसके बाहर भी, अपने सोलर सिस्टम के बाहर जो भी
स्टार्स हैं उनके बारे में बताया, जिनको नक्षत्र कहते हैं जी जी जी। उनके बारे में भी बता दिया। एंड उनकी कैलकुलेशन इतनी सटीक अब भी है कि आप देखिए, आज से कुछ समय पहले ही अपने दादाजी के टाइम पे लोग जाते थे किसी पंडित जी के पास में, पंडित जी ग्रहण कब पड़ेगा, तो पंडित जी बता देते थे पत्रा देकर कि इस समय पे ग्रहण पड़ेगा, और उसी समय पे उसी दिन पड़ता था ग्रहण। तो ये कितनी सटीक जानकारी है, मतलब वो अपना पत्रा देख के बता देते थे। ये पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही। एंड दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों का असर कैसे पड़ता है, ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, ठीक है, जिसको लॉजिक समझ में आएगा वो समझ जाएगा हाँ कैसे काम करती है। देखिए, सारे प्लेनेट बिल्कुल असर डालते हैं। एंड जो सूर्य है अपना, सूर्य इतनी दूर है पृथ्वी से कि प्रकाश तक को चलने में, प्रकाश की चाल बहुत तेज है, है ना, फास्टेस्ट चीज अगर कोई चल रही है तो अभी प्रकाश है जी। तो मतलब प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड लग जाते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दूर है, बिल्कुल, है ना। और सूर्य इतनी दूर होने के बावजूद भी, है ना, कितना असर डालता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप धूप में खड़ा कर दीजिए 10 मिनट, गर्मी की चिलचिलाती धूप में, क्या होगा, है ना, चक्कर आके गिर जाएगा, बहुत इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, चक्कर आके गिर जाएगा, इरिटेट होगा, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाएगा, है ना, परेशान हो जाएगा। तो देखिए, ये तो डायरेक्ट असर पड़ रहा है ना, डायरेक्ट उसकी फिजिकल बॉडी पे असर पड़ रहा है, उसकी इमोशनल पे, मतलब बॉडी पे ही फर्क पड़ रहा है। तुरंत ही इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। एंड सूर्य के कारण ही पूरी पृथ्वी पे ही नहीं, मतलब सोलार सिस्टम में जहाँ कहीं पे भी अगर लाइफ होगी भी किसी भी रूप में, तो इसी के कारण ही है। और जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती वहां पर बर्फ होगी या वहां पर कुछ नहीं हो सकता, मतलब वहां पर जीव नहीं पनप सकता। तो सारे ग्रहों का असर पड़ता है ना। तो किसी की भी कुंडली निकालने के लिए आपको जरूरत होती है उसके डेट ऑफ बर्थ की, टाइम ऑफ बर्थ की और प्लेस ऑफ बर्थ की। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस वक्त क्या प्लैनेट्स की पोजीशन रही होंगी, उसके हिसाब से आप उसका चार्ट बना देते हैं, करेक्ट? करेक्ट। तो अगर एक ही समय पे दो लोग पैदा हो रहे हैं, या जैसे ट्विंस की बात करें तो उनका समय तो सेम है, या एक ही समय पे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, तो क्या उन सभी के चार्ट सेम बनेंगे? वो उनकी एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक जैसे लोग होंगे क्या वो लोग? देखिए, जो आपने बताई ट्विंस वाली बात जी, तो अगर 1 से 2 मिनट का भी अंतर होता है जी, तो क्योंकि कुंडली में कई चार्ट होते हैं, एक तो लगन चार्ट हो गया, दूसरा नवमांस हो गया, D9 जिसे बोलते हैं, ऐसे कई चार्ट होते हैं। तो जो बाकी चार्ट है उनमें ग्रहों का परिवर्तन हो जाता है, ग्रहों की स्थिति फर्क हो जाती है। लगन चार्ट हो सकता सेम हो, लेकिन कुछ डिग्री फर्क हो जाती है, जिसके कारण बाकी जो चार्ट हैं डिफरेंट हो जाते हैं, जिससे काफी हद तक हर जातक का डिफरेंट हो जाता है, डेस्टिनी डिफरेंट हो जाती है। ओके, चलिए बात करें अगर एक ही शहर में एक ही समय पे, मान लीजिए ऐसा हो गया कि 2 हॉस्पिटल में एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं 4:16 शाम को, इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस पे आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, नो डाउट कुंडली लगभग सेम होगी, लेकिन हाँ, फिर उसके जो है हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य, ठीक है, और वर्तमान का, ठीक है, उसके पेरेंट्स का भी पुण्य, कुछ समय तक बच्चे का जो विकास होता है उसके पेरेंट्स के जो पुण्य है उसके आधार पर होता है। उसके बाद में लगभग 8 वर्ष के बाद में बच्चे के खुद के जो पुण्य है पूर्व जन्म के, उसके आधार पर भी उसकी डिसाइड होती है डेस्टिनी, उनके कर्मों के हिसाब से। फिर उसके कर्म, वर्तमान में जो कर्म है उसके पूर्व जन्म के कर्म है, उसके आधार पर भी उसकी डेस्टिनी डिजाइन हो जाएगी। जैसे सारे बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, है ना, एंड पेरेंट्स उतनी फीस देते हैं सारे बच्चों के लिए, एक है टॉप कर जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो ये भी है कि अपने कर्म पे भी निर्धारित होता है जी। ओके, अब मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि आजकल के युवाओं में जैसे अब लव होते हैं, मतलब प्यार होता है, फिर शादी तक बात जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो कुंडली मिलवाई जाती है, और अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो क्या कुंडली मिलवाना सही है नहीं है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर आपने ठान ही लिया कि शादी करनी है ना, तो आप कर लीजिए, फिर आपको कुंडली मिलवाने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज अगर आप कुंडली में ट्रस्ट करते हैं, कुंडली के हिसाब से जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको कुंडली मिलाना चाहिए, उसका फर्क पड़ता है। अच्छा, और जैसे लव मैरिज है, अपन बात करें अगर
कुछ महीने पहले मिले हैं और धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि हमको एक दूसरे के साथ शादी करनी चाहिए, इस केस में क्या उनको कुंडली मिलवाना चाहिए? देखिए, अगर वास्तव में लव है ना, तो मेरे हिसाब से फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुंडली में लिखा है कि कुंडली मैच नहीं हो रही है जी। आपस में, प्यार हो गया, तो या तो फिर कुंडली के कारण वो प्यार को खत्म कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर वास्तव में रियल लव है तो फिर कुंडली की तरफ ना देखें, बट अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल कुंडली मिला लेना चाहिए। और अगर अरेंज मैरिज में जैसे अपन देखते हैं तो कई बार मंगल दोष की बात होती है, मांगलिक होना, मंगल दोष होना, और अगर एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो जाए तो उसका पार्टनर मर सकता है, मतलब ये सारी बातें क्या, कितनी सच्चाई है इनमें? देखिए, शास्त्र के अनुसार तो कहा गया है, लग्ने वे चपाताले जामित्र चाष्ट में कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता कन्या विनाश। इसका अर्थ यह है सिंपल सा कि जब कुछ पार्टिकुलर हाउसेस में मंगल बैठता है जाके, जैसे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एर्थ हाउस एंड 12th हाउस में, तब मंगल यहाँ पर व्यक्ति को मांगलिक बना देता है। एंड ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति मांगलिक होता है तो उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी होती है। मांगलिक व्यक्ति के अंदर मंगल की एनर्जी होती है और मंगल से ही मांगलिक होता है कोई भी व्यक्ति, बाकी किसी ग्रह से मांगलिक नहीं होता, मंगल से ही मांगलिक होता है, क्योंकि मार्स फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मार्स को अगर आप समझिए, मार्स को सेनापति कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। सेनापति का क्या काम है? सेनापति जाके वार में लड़ेगा, चैलेंज करेगा, एंड वही एक पार्टनरशिप में ऐसी क्वालिटीज नहीं चाहिए होती है। अगर पार्टनरशिप में आप लड़ाई करेंगे तो फिर पार्टनरशिप नहीं चलेगी, पार्टनरशिप में आप चैलेंज करेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो मंगल जब भी संबंध बनाता है कुछ हाउसेस से, जो हमने अभी बताया, उसमें व्यक्ति को मांगलिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर डिफरेंट एनर्जी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति जो मांगलिक है वो अपना वर्क प्लेस से आया, वर्क प्लेस से वापस लौट के जब आएगा तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद अपने वर्कआउट के लिए निकल जाएगा, किसी चीज़ के लिए निकल जाएगा। बट वही नॉन मांगलिक जो होगा वो चाहेगा थोड़ी देर रेस्ट कर लें, है ना। तो एक ऐसा पार्टनर जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक ऐसा पार्टनर जिसमें एनर्जी कम है, ठीक है, तो दोनों की नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेरनी है और एक शेर है ना, जब शेर की शादी अगर शेरनी से होती है, मतलब अगर वही साथ में रहते हैं तो उनकी एनर्जी मैच करती है। वहीं अगर पता चला शेर के साथ में अगर कोई और आप जोड़ दीजिए, वो शेर दहाड़ेगा तो उसी में उसका दिल बैठ जाएगा, है ना। जब शेर दहाड़ेगा तो शेरनी उस एनर्जी को बैलेंस कर पाएगी। इसीलिए मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से करानी चाहिए जिसमें एनर्जी बैलेंस रहती है। अदरवाइज क्या होगा, एक आदमी अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, दूसरा आदमी क्या है, शांत हो जाता है ना, तो हो सकता है धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति का दिल बैठता रहे, ओवर द टाइम वो किसी बीमारी का रूप ले, है ना। तो ये भी फर्क पड़ता है। तो एज के साथ क्या मंगल का जो आपके ऊपर मतलब जो असर है वो कम होता जाता है क्या? देखिए, एज के साथ में कोई असर नहीं कम होता है, एज के साथ में व्यक्ति मैच्योर होता है। हो सकता है बचपन में आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोल देते हो, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं ना, तो आप सारे मतलब 360 डिग्री सोच के उसके बाद में आप बोलते हैं, तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से मंगल दोष कहते हैं कम हो जाता है। बट मंगल का असर वो रहता है हमेशा। हाँ, क्या कहते हैं ना, वो रस्सी जल जाती है, ऐंठ रहती है। तो व्यक्ति के अंदर अगर मांगलिक है तो उसके अंदर अग्रेशन या ऐसी चीजें थोड़ी होती है, एनर्जी ज्यादा तो रहेगी ही, बस वो बैलेंस थोड़ी सी हो जाती है ओवर द टाइम, उसको व्यक्ति मैनेज करने लगता है। तो क्या ये ऐसा भी देखा गया है कि जिसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा है वो मांगलिक है? हाँ, देखिए, क्योंकि मार्स फिजिकल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, मार्स मसल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स अग्रेशन को, मार्स मेडिकल को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मार्स ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ, जो लोग मांगलिक होते हैं उनके अंदर फिजिकल एनर्जी ज्यादा होती है। इसको दोष क्यों कहा गया है? देखिए, दोष तभी कहा गया है कि जब एक मांगलिक की एक नॉन मांगलिक से शादी हो जाए, अच्छा, तब वो मंगल दोष बनता है। अदरवाइज वो मांगलिक, उससे पहले वो मांगलिक रहते हैं। ओके। जब एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक, तभी वो दोष कहा गया। एंड मांगलिक में भी कई चीजें देखनी चाहिए। अगर मंगल सुप्त अवस्था का बैठा है सप्तम भाव में, ठीक है, मंगल मतलब पावरलेस है, उसके अंदर पावर नहीं है, तो फिर मंगल दोष नहीं होगा। एंड कई स्थितियों में मंगल दोष खत्म भी हो जाता है। जैसे अगर गुरु के साथ में बैठ गया, गुरु बलवान है और मंगल साथ में बैठ गया, तो ये मंगल दोष फिर कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर गुरु उसको अब
मैनेज कर रहा है, गुरु उसको ज्ञान दे रहा है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है अपने टीचर के साथ में है, हम्म, तो टीचर के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट चलेगा। ओके। जी। तो ऐसी क्यों मान्यता है कि जो मांगलिक व्यक्ति है उसकी पेड़ से शादी करा दी जाए तो उसका मंगल दोष कम हो जाएगा? देखिए, ये होता है कि कभी कभी एक ऐसे रिचुअल से क्या होता है कि अगर किसी का लिखा है कि विवाह टूट जाएगा, है ना, तो पेड़ से शादी करा दी गई एंड फिर वो उसके बाद में दूसरी शादी करा दी गई, तो वो कंसीडर कर लिया था कि 2 शादी हो गई इसकी पहले ही, मतलब एक शादी टूट के दूसरी हो गई, तो वो काइंड ऑफ जो एक दोष होना था ना, मतलब एक तलाक होना था या जो भी होना था वो हो गया, पहले समझ लिया था। इससे कई बार यह है कि वो कट जाता माना जाता है। ओके। और वैसे भी मैंने ये सुना है कि जिन लोगों को मंगल दोष होता है वो उज्जैन में जाके मंगलनाथ जी के मंदिर है वहाँ जाके पूजा वगैरह करवा लेते हैं, तो वो दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सुना तो ऐसा जाता है, बिल्कुल लोग जाके कराते हैं पूजा एंड हाँ, पूजा से बिल्कुल फर्क पड़ता है, असर होता है बिल्कुल। जी। और ये जो जेमस्टोन्स हम पहनते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो हमको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं पहनने के लिए कि आपका ये ग्रह कमज़ोर है तो आप ये उंगली में ये वाला जेमस्टोन पहन लीजिए, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है, क्या असर करता है ये? देखिए, जेमस्टोन का निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जेमस्टोन्स वही तत्व है जिस तत्व से हमारी बॉडी बनी है ना, क्योंकि Okay. जेमस्टोन भी उसी पृथ्वी से ही निकलते हैं जिस पृथ्वी से ही मतलब हम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर भी है वो पंचतत्व से मिलके बनता है। तो समहाउ अगर, और ये ब्रह्मांड भी देखा जाए, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी बहन है और ग्रहों की, ठीक है, आपस में भाई बहन ही है, कभी को एक ही मैटर हो रहा होगा, उसी से पृथ्वी बनी, उसी से अदर प्लेनेट भी बने। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज किसी व्यक्ति के चार्ट में कोई ग्रह कमजोर है, मतलब किसी की कुंडली में सपोज मंगल कमजोर है, तो मार्स की जो क्वालिटीज़ है ना, उसमें मार्स के जो गुण हैं उस व्यक्ति में कम हो जाएंगे, है ना। मार्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, मसल को, अग्रेशन को, स्ट्रेंथ को, करेज को, है ना। तो ऐसा व्यक्ति, और डिसिप्लिन को, क्योंकि सेनापति जो है उसे 4 बजे उठना होता है ना, एक समय पे उठेंगे, ड्रिल करेंगे, परेड करेंगे, जो भी, तो वो सारी क्वालिटीज़ उसमें आती हैं। मतलब जिसका मार्स अच्छा है और जिसका मार्स अच्छा नहीं, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होंगी। तो अगर मार्स जो प्लेनेट है, मार्स प्लेनेट से संबंधित मार्स लाल कलर का है, अगर लाल कलर का ही जो मूंगा है पहनाया जाता है, क्योंकि वो मार्स से संबंधित है कहीं ना कहीं, मार्स का तत्व जो एसेंस है वो बॉडी में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बॉडी में कोई विटामिन कम हो गई, विटामिन B12 कम हो गई, तो उसके अलग से वो सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो उससे वो बढ़ जाता है ना। अभी इतनी मेडिकल साइंस थोड़ी सी एडवांस हो गई तो लोग बिलीव करने लगे हैं, वरना अभी कुछ साल पहले अगर होता तो शायद कोई बिलीव नहीं करता कि अच्छा ये इससे खाने से ये इस शरीर में ये हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से इससे बढ़ता है, उसके अंदर वो एसेंस बढ़ जाता है उस प्लेनेट का।